विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने ज्ञप्यति और घटयति रूप सिद्ध किए थे। इसके साथ ही हमने लुंग लकार का अजिघटत रूप भी सिद्ध किया था। आज हम पुनः अजिघटत रूप पुनः आज हम सिद्ध करेंगे। तो लुंग लकार का रूप है हमारा अजिघटत। घट धातु से हमने हेतुमति च सूत्र से प्रेरणा अर्थ में णिच प्रत्यय किया। प्रेरणा अर्थ में हमने णिच प्रत्यय कर दिया, घट और णिच। णिच में च की हलंत्यम से संज्ञा, ण की चोटु सूत्र से संज्ञा होकर हुआ ई, घट और ई। अब अत उपधाया सूत्र से उपधा अत को वृद्धि होती है। अत उपधाया सूत्र कहता है यित या णित परे होने पर उपधा जो अ है उसको वृद्धि कर दो। तो यहाँ पर णिच का ण है जो जिसकी हमने इत संज्ञा कर दी है, तो णित परे है, इसलिए घ का जो अ है उपधा है उसको हमने वृद्धि कर दी। वृद्धि क्या हुई? अ को आ, घाट और ई। अब मिताम ह्रस्व सूत्र से मितों की उपधा को ह्रस्व आदेश हो जाता है। यहाँ पर मित क्या है हमारा? घट जो मित है इसकी उपधा क्या है? उपधा यहाँ पर आ है, इसको ह्रस्व पुनः हो जाएगा। आ को पुनः ह्रस्व क्या हो जाएगा? अ, और हमारा रूप पुनः क्या बन जाएगा? घटी। तो अत उपधाय से एक बार तो उपधा को वृद्धि हुई और मिताम ह्रस्व से जो उपधा आ है उसको पुनः क्या हो गया? ह्रस्व आदेश हो गया और रूप बन गया घटी। अब घटी के हमें रूप चलाने हैं, इसलिए हमने जैसे भावी में किया था, भावी में हमने क्या किया था? रूप चलाने के लिए स्थापी रूप बनाया था। वहाँ पे हमने क्या किया था? सनाध्यंता धात्व से धातु संज्ञा करी थी। तो यहाँ पर हम घटी की सनाध्यंता धात्व से धातु संज्ञा कर देंगे, और धातु संज्ञा जब हमने कर दी तो अब हम यहाँ पर लुंग सूत्र से सामान्य भूत की विवक्षा में लुंग लकार का प्रयोग करेंगे। घटी और लुंग। लुंग में से ग की हलंत्यम से संज्ञा, ल की लशक तद्धिते से संज्ञा, और क्षमा चाहूँगी, लुंग में से ग की हलंत्यम से संज्ञा और ऊ की उपदेशे अजानुनासिक से इत संज्ञा होकर लुंग में से ल शेष रहेगा। ग की इत संज्ञा हो जाएगी और ऊ की उपदेशे अजानुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी और हमारा रूप बन जाएगा घटी और ल। अब तिप छी से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय हमने किया। तिप प की हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी हमने, घटी और ती। अब इतश्च से, क्यों? चूंकि यह गित लकार है, लुंग में ग की संज्ञा की है, गित लकार है, तो इतश्च सूत्र कहता है कि गित लकारों के इकार का लोप हो जाता है। तो जो ई है इसका लोप हो जाएगा, घटी और त। अब श्ली लुंगी से लुंग परे रहने पर श्ली प्रत्यय होता है, धातु से परे श्ली प्रत्यय होता है श्ली लुंगी से। तो यहाँ पर घटी, चली और तिप का क्या बचा? त। तो घटी, चली और त शेष रहता है। अब चले सिच से चली के स्थान पर सिच की प्राप्ति होती है, किंतु णी, श्री, द्रु, श्रुभ्य, कर्तरी, चंग इस सूत्र से, णी, श्री, श्रु, द्रुभ्य, कर्तरी, चंग सूत्र से चली के स्थान पर, यहाँ पर चली के स्थान पर चंग आदेश हो जाता है। रूप बनता है हमारा घटी, चंग और त। अब घटी, चंग और जब त रूप शेष रहता है तो चंग में से अनुबंध लोप होने पर अशेष रहता है घटी और त। तो घटी और त। तो जब हमने ची के स्थान पर चंग आदेश किया तो रूप हमारा घटी और त। अब हमने णेर टिटी सूत्र से णी का लोप कर दिया।
घटी में जो णी है, णेर नीटी सूत्र से उस णी का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। जब लोप कर दिया तो हमारा रूप क्या बना, घट और त। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि घटी की जब हमने सनाध्यंता धात्वः सूत्र से धातु संज्ञा कर दी, तो जब धातु संज्ञा कर दी तो वर्तमाने लट से नहीं, ये लुंग लकार है, इसलिए यहाँ पर लुंग सूत्र से सामान्य भूत की विवक्षा में लुंग लकार हमने किया। घटी और लुंग, लुंग में से ल शेष रहा अनुबंध होने पर, और फिर तिप तस्झी से प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय किया। यहाँ पर लट लकार नहीं है, इसलिए वर्तमाने लट का प्रयोग नहीं करेंगे हम। लुंग सूत्र से, किस सूत्र से, लुंग सूत्र से सामान्य भूत की विवक्षा में लुंग लकार करेंगे, और लुंग में से ल शेष रह जाएगा अनुबंध लोप होकर, तिप तस्झी से तिप आ जाएगा। इतश्च से ती का जो ई है उसका लोप हो जाएगा और शेष रहेगा घटी और त। अब श्रीलुंगी से यहाँ पर हमने श्रीलुंगी से लुंग परे होने पर च्ली प्रत्यय आया। धातु से परे कौन सा प्रत्यय करेंगे, च्ली। घटी, च्ली और त। च्ले सिच से च्ली के स्थान पर सिच की प्राप्ति होती है, किंतु णीश्री जो सूत्र है, इस णीश्री श्रुद्रुभ्य कर्तरी चंग सूत्र से हमने च्ली के स्थान पर क्या किया, यहाँ पर चंग आदेश किया। घटी, चंग और त, चंग में से अशेष रहा अनुबंध लोप होने पर, तो घटी और त। अब णेर नीटी सूत्र से हम नी का लोप कर देंगे। घटी का जो ई है, णी का जो ई है, इस णेर नीटी सूत्र से इस णी का लोप हो जाएगा और रूप हमारा बना घट और त। अब चंकी सूत्र से अनभ्यास को, अनभ्यास धातु जिसकी हमने अभ्यास संज्ञा नहीं कही है, पूर्व अभ्यास से जिस धातु की हमने अभ्यास संज्ञा नहीं कही है, ऐसी अनभ्यास को द्वित्व हो जाएगा। तो जहाँ पर घट है, इसकी हमने अभी पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा नहीं की है, इसलिए द्वित्व कार्य होगा। द्वित्व होगा घट, घट और त। अब घट घट अत रूप बन गया। लुंग लंग लृंग शो अटुदातः से यहाँ अट का आगम हो जाएगा। अट का आगम होकर बचेगा अ, घट घट और त। अ, घट घट और त पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो गई। पूर्व अभ्यास से हम पूर्व की क्या कर देंगे, अभ्यास संज्ञा। जो घट जो है पूर्व वाला घट है, इसकी अभ्यास संज्ञा हो गई। और हलादि शेष से घट में से आदि हलि शेष रहेगा, तो घट में से बचेगा घ। अ, घ, घट, अ और त। अब कुहुश्चु सूत्र से, सूत्र कहता है, कुहुश्चु सूत्र कहता है कि क वर्ग और हकार को च वर्ग आदेश हो जाता है। तो जो घ जो है, पूर्व वाला घ जो है, उसको यहाँ पर झकार होगा, क्योंकि क और ह के स्थान पर च वर्ग। तो यहाँ पर घ जो है चतुर्थ वर्ण है, तो च छ ज झ इसका चतुर्थ वर्णीय आदेश होगा। और कुहुश्चु से यहाँ घ के स्थान पर झ हो जाएगा, तो रूप बनेगा अ, झ, घट और त। अब हम इनको संयुक्त कर देंगे तो रूप हमारा हो जाएगा अ, झ, घट, त। क्योंकि बाद वाला जो घट है, द्वित्व कार्य होकर जो बाद वाला घट आया, उसमें जो अकार है, चंग में से जो अ बचा था वो अकार बन जाएगा, घट त रूप बन जाएगा। अब अभ्यासे चर्च से जो जिस घ को हमने पूर्व वाले घ को झ किया था, उसको पुनः तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा, प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा, सॉरी तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। और च छ ज झ, अभ्यासे चर्च जो है चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण करता है, तो यहाँ पर जो झ है उसको तृतीय वर्ण आदेश ज हो जाएगा। अ,
ज घ ट त। अब सन्वन लघुनी चंग परे अनग लोपे सूत्र से यहाँ पर सन्वत भाव की प्राप्ति होगी। सन्वन लघुनी चंग परे अनग लोपे सूत्र क्या कहता है ये हम देखते हैं। सूत्र की व्याख्या करते हैं। सन्वन लघुनी चंग परे अनग लोपे, ये सूत्र कहता है चंग जिससे परे है ऐसे णी के परे रहते जो अंग है उसके लघु परक अभ्यास के स्थान पर वैसे ही कार्य होते हैं जैसे कि सन परे होने पर होते हैं। तो चंग जिससे परे है ऐसे णी के परे रहते जो अंग है उसके लघु परक अभ्यास के स्थान पर वैसे ही कार्य होते हैं जैसे सन परे होने पर होते हैं। यानी ये कह रहा है कि सन परे नहीं है पर सन परे मानते हुए यहाँ पर वही कार्य कर दिए जाएं जो सन परे रहने पर किए जाते हैं। इसलिए उसको हम कहते हैं सन्वत भाव, कि सन परे नहीं है तो भी ऐसा मान लिया जाए कि सन परे है और सन प्रत्यय के परे रहने पर जो कार्य होते हैं वो यहाँ कर दिए जाएं। तो यहाँ पर सूत्र कहता है सन परे होने पर नी चंग जिससे परे है ऐसे णी के परे रहते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अ ज घ ट त। अब इसमें ज जो है इससे परे ऋणी है क्योंकि घटी में ऋणी था। घटी जो है उसमें पूर्व में ऋणी था, निच प्रत्यय था और हमने उसकी निर्णिति से उस ऋणी का क्या कर दिया था, लोप कर दिया था। इसलिए ऋणी परे है और उससे परे क्या है, चंग। उससे परे क्या है, चंग। उससे परे चंग है। इसलिए ऐसा णी जिससे परे चंग हो, ऐसे णी के परे रहते जिसके परे चंग हो। तो दोनों चीज़ें हैं, चंग जिससे परे है ऐसे णी के परे रहते हैं। यहाँ पर णी जो है घटी में ऋणी था जिसका हमने निर्णिति से लोप कर दिया है और उससे परे चंग भी था। तो ऐसा णी जिससे परे चंग है ऐसे णी के परे रहते हुए लघुपरक अभ्यास के स्थान पर, अब ज जो है वो लघुपरक अभ्यास है, इसके स्थान पर वैसे ही कार्य कर दिए जाए जैसे सन परे होने पर होते हैं। तो यहाँ पर सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। ऋणी परे है, उस ऋणी से परे चंग परे है, इसलिए लघुपरक अभ्यास जो ज का अ है उस अ को क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा। कौन से सूत्र से, सन्यतः। सन्यत सूत्र सन परे होने पर अ को क्या करता है, ई आदेश। तो यहाँ पर जब हमने सन्वत भाव कर दिया तो सन्वत भाव मानते हुए ज के अ के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश होकर अजि घटत रूप बनता है। पुनः दीर्घो लघु सूत्र से अभ्यास के ह्रस्व को क्या हो जाता है, दीर्घ। तो जो पूर्व वाला ज है जिसकी हमने अभ्यास संज्ञा पूर्व अभ्यास से कर चुके हैं उसको हम पुनः दीर्घ कर देंगे और हमारा रूप बन जाएगा अजि घटत। इतनी प्रक्रिया करने पर हमारा अजि घटत रूप सिद्ध होगा।